रामपुर नाम के गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। उनके बेटे का नाम था रमेश। रमेश बहुत ही सरल था। उसकी बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी शादी नहीं हो रही थी। इस बात से शारदा बहुत दुखी थी। हर दिन सुबह सुबह उठ के वो भगवान के सामने प्रार्थना करती थी ताकि भगवान उस पर प्रसन्न हो और उसकी मनोकामना सुन ले। तभी एक दिन शारदा कहने लगती है, हे ईश्वर, हे स्वामी, मेरी बेटे की कोई गलती नहीं, उसकी शादी नहीं हो रही है। आप मेरी तकलीफ समझे। हे ईश्वर, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखे। ओहो, फिर ये पागलपन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूजा के नाम से रोज मेरी नींद खराब करती हो। बिना कुछ बोले चुप रहो, नहीं तो चाय भी नहीं मिलेगी। अगर चुप रहोगे तो तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी। जाके चाय ले आओ, तुम्हारा ये पूजा की आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखिए, फिर आप बोल रहे हैं। अब ऐसा बोलेंगे तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, जल्दी ले आओ। जब प्रसाद और शारदा इस तरह बातें कर ही रहे थे, रमेश वहाँ आता है। रमेश बहुत खुश दिख रहा था। माँ, पिताजी, आपको पता है मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे ना नाचने को मन कर रहा है। क्या हुआ, सपना अपना देखा है क्या? नहीं तो पिताजी। क्यों बेटा, फिर बताओ, क्यों खुश हो तुम? बहुत सालों के बाद एक लड़की मुझसे बात की है माँ, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। जब वो बात कर रही थी तो वो मुस्कुरा रही थी, फिर तो मैं हवा में ही उड़ने लगा। माँ, ऐसा सच बोल रहे हो? सच कह रहा है। जिस तरह से वो बता रहा है, लग रहा है कि किसी लड़की को ही देखा है। फिर तो जल्दी से जाके उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी तय करनी होगी। उसके लिए समय है। पहले लड़की का तो पता लगाओ, जिसने देखा है, तब तो जाएंगे। तो मैं उससे कहूँगा आप लोग उसके घर जाएंगे मिलने, फिर आप लोग शाम में उससे मिलने जा सकते हैं। अरे बाप रे, मेरा बेटा यहाँ आ गया। मुझे पता था मेरा बेटा भी एक दिन लड़की पटाएगा। मुझे नहीं लगता उसने लड़की को पटाया होगा। तुम्हारा बेटा अलग ही लेवल का ट्रेलर दिखाएगा। पर जो भी हो, उसमें खास मजा नहीं आ रहा है। अब कल ही देखेंगे। आप तो ऐसे ही है। आप मेरे बेटे को परेशान मत कीजिए। आपकी बात सुनेगा तो दिन ही निकल जाएगा। उसकी जो मर्जी उसे करने दीजिए। ठीक है, देख ही लेंगे कल तुम्हारा बेटा क्या कर सकता है। रमेश से बात करने के बाद प्रसाद और शारदा बहुत खुश होते हैं। अगले दिन रमेश अनामिका से मिलने जाता है, जिसे उसने पिछले दिन देखा था। अनामिका मिट्टी का घड़ा बेचा करती थी। क्योंकि गर्मियों का मौसम था, इसीलिए उसका घड़ा का व्यापार अच्छा चल रहा था। उसके दुकान के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। रमेश भी उसके दुकान पर जाता है। रमेश को देखकर अनामिका मुस्कुराती है। क्या हुआ सर, आप यहाँ? कल ही तो आप आए थे दोस्तों के साथ मिट्टी के घड़े लेने के लिए, फिर आज क्यों आ गए? ऐसा कुछ नहीं, आज शाम को मेरे माता पिता तुमसे मिलने आएंगे, यही कहने के लिए आया था मैं यहाँ। मुझसे क्यों मिलने आएंगे? आपसे मेरी वो सगाई कराने आ रहे हैं क्या? उस वक्त रमेश का दिल कह रहा था कि अपनी दिल की बात वो अनामिका को बता ही दे, पर बोल नहीं पाया। डर के मारे हालत खराब हो गई। वो तो डर के मारे अनामिका के आंखों की तरफ देख के बात भी नहीं कर पा रहा था। टेंशन के मारे उसके मुंह में जो आ रहा था वही कहने लगा। अरे क्यों घबरा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मेरे मम्मी पापा शाम को तुमसे मिलने आएंगे। ध्यान से बात करना, ठीक है ना? अच्छा महाप्रभु, मैं बात कर लूंगी, ठीक है ना? उसी शाम को रमेश की माँ शारदा और पिता प्रसाद अनामिका के दुकान जाते हैं उससे मिलने। दुकान में बहुत ग्राहक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अनामिका कौन है। फिर वो अनामिका को वहाँ ढूंढने लगे और अनामिका के ही पास जाकर वो अनामिका के बारे में पूछताछ करने लगे। अरे बेटा सुनो, यहाँ अनामिका नाम की कौन है? क्या कुछ काम है आपको उससे? क्यों पूछ रहे आप उसके बारे में? अरे मेरा बेटा उसे पसंद करता है। मैं उसके साथ मेरी बेटी की शादी कराना चाहता हूँ। ये देखो, ये मेरी पत्नी शारदा। हम आए हैं उस लड़की से बात करके बेटे की शादी तय करने। तो क्या आप उससे दहेज के लिए उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा उसे पसंद करता है, यही काफी है।
मेरे बेटे की उससे शादी करा के परिवार पूरा करना है। अच्छा, इसीलिए आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। मेरा नाम ही अनामिका है। क्या वो घड़ा बेचने वाली से प्यार किया? हो गया तुम्हारा। लड़की बहुत अच्छी है। और क्या चाहिए हमें, बोलो। हाँ, अनामिका बताओ, क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो? प्रसाद की बातें सुन के अनामिका खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। अगले दिन ही अच्छा मुहूर्त देखकर रमेश और अनामिका की शादी करा दी जाती है। ससुराल आके अनामिका बहुत खुश थी। तभी वो अपने पति रमेश को पकड़ के रोने लगती है। क्या हुआ अनामिका? क्या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई? नहीं, ऐसी बात नहीं। बहुत पहले से ही मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, फिर शादी करना चाहती थी। लेकिन आप जैसे भले इंसान की वजह से मेरी शादी बिना किसी परेशानी की हो गई। लेकिन अब मुझे बहुत खास होना होगा, तभी मैं बहुत कुछ अपनी जिंदगी में हासिल कर सकती हूँ। एक काम कर सकती हो, वैसे भी अभी गर्मियों का मौसम है ना, सब लोग फ्रिज खरीदेंगे और ऐसे वक्त तुम मिट्टी के बर्तन भी बना रही हो। तुम इस मिट्टी से फ्रिज बनाओ और उसे बेचने लगो। बहुत लोग आएंगे तुम्हारे पास खरीदने के लिए। ऐसा करने से तुम बहुत फेमस हो जाओगी। तुम्हारा नाम चारों तरफ आने लगेगा। हाँ अनामिका, टीवी पे भी तुम्हारा नाम आएगा। अरे, आपने तो बड़ी अच्छी बात कही है। मैं कल से ही इस काम में लग जाऊंगी। फिर अनामिका के पति ने जैसा कहा था, अनामिका मिट्टी से फ्रिज बनाने में लग जाती है। मिट्टी से फ्रिज बनाकर अनामिका उसे बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। जितने भी फ्रिज उसने बनाए थे सारे बिक गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा रमेश ने कहा था। देखते ही देखते अनामिका का नाम छा गया। मिट्टी के बनाए हुए फ्रिज को बेचकर अनामिका देखते ही देखते लखपति हो जाती है और साथ ही साथ वो बहुत नाम कमा लेती है। सब उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। शारदा और प्रसाद भी अपनी बहू की गुणगान गाने में कमी नहीं रखते। इस तरह मिट्टी का फ्रिज बनाकर अनामिका नाम, सम्मान और बहुत पैसे कमाती है। साथ ही साथ पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और पूरा परिवार फिर अकेला हो जाता है। अनामिका की एक बेटी थी, उसका नाम था नंदिनी। क्योंकि देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था। तभी एक दिन शारदा कहती है, बेटा अनामिका, और कितने दिन ऐसे ही चलेगा? बेटी भी बड़ी हो रही है। 3 महिलाओं के लिए अकेले रहना इस तरह बहुत मुश्किल है। खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं। ऐसा जीवन कितने दिन जिए बताओ? सासू माँ, ईश्वर को जितनी तकलीफ देनी है देने दीजिए उन्हें। बस आप थोड़ा धैर्य रखिए, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। जल्दी हमें काम ढूंढना पड़ेगा बेटा, नहीं तो हम सब भूखे मरेंगे। हाँ माँ, कुछ दिन पहले मेरी बेटी नंदिनी मुझे आइसक्रीम खरीद के देने कह रही थी, पर खरीद नहीं पाई। वो बहुत रोई, उसे चुप कराना मुश्किल था उस दिन। बाद में आके उसने मेरा आंसू पोंछा और अपनी आंसू निकल गई और कहने लगी, मैं इसी को अपना आइसक्रीम समझूंगी माँ। उसकी किस्मत ही ऐसी है तो क्या कहे बेटा, दुखी मत हो। एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, कल लोकल मार्केट है, बहुत लोग वहाँ आएंगे सब्जियाँ खरीदने। अगर तुम तैयार हो तो हम दोनों एक काम कर सकते हैं। वो क्या है सासू माँ? मैं बताऊंगी, पर ये सुन के नाराज मत होना और गुस्सा मत करना। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी माँ जी? आप मेरी सिर्फ सासू माँ ही नहीं, मेरी माँ है। आपके मन में जो है आप मुझे खुल के बताइए, चिंता मत कीजिए। कल के बाजार में हम नंदिनी को सड़क पे सुला के पैसे मांगेंगे। लोग बाजार आएंगे तो हमारी सहायता भी होगी। उन पैसों से अपना पेट भर सकते हैं हम। आप इतना क्यों सोचती हैं माँ जी? आप कुछ कहेंगी तो मैं कभी ना कह सकती हूँ। परिस्थिति ऐसी है कि हम बस भीख ही मांग सकते हैं। अब पेट भरने के लिए ऐसा करने में क्या गलती है? और पेट पालने के लिए कुछ गलत नहीं, ऐसा तो कहावत ही है। तो कल हम ऐसा ही करेंगे। कुछ पैसे आएंगे, उससे 2 वक्त की रोटी मिलेगी। ठीक है सासू माँ। अगले दिन अनामिका बाजार में अपनी बेटी नंदिनी को सड़क पे जाके सुला देती है और उदास होकर हर किसी के आगे उसके लिए
गुहार लगाते रहती है ताकि लोग ये सुनकर उसकी मदद करें। बाबूजी कुछ पैसे दे दीजिए, बच्ची 3 दिन से भूखी है, खाना नहीं खाई है, बहुत बीमार है, कुछ पैसे देंगे तो आपका भला होगा। हमारा कोई नहीं है, कृपया भिक्षा दे, हमें बचा लीजिए, भगवान आपका भला करेगा, हमारी मदद करे। एक तरफ शारदा, दूसरी तरफ अनामिका। उनके पास से गुजरने वाले सभी से वो भीख मांगने लगते हैं। लोगों के पास जो कुछ भी था वो देकर वो उन्हें मदद करते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें खाने की चीजें भी दी। उस दिन उन तीनों ने मिलके इस तरह से भीख मांगा ताकि वो अपना पेट भर सके। सासू माँ, और कितने दिन? मैं कुछ काम करूँगी, फिर मैं आपको घर पे बैठा के बस आपका ख्याल रखूंगी। तुमने ऐसा कहा तो मुझे घर याद आया, जहाँ रहते हैं वो घर है क्या? तो फिर अब हम क्या करें माँ? उस घर को हम बेच देंगे और उन पैसों से हम एक छोटी कुटिया में रहेंगे। फिर उन पैसों से हम अपनी अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं और अपनी बेटी की पढ़ाई भी करा सकती हो। हाँ सासू माँ, ऐसा कर सकते हैं। फिर परिकल्पना के मुताबिक शारदा ने अपना घर बेच दिया और उन पैसों से वो एक छोटी सी कुटिया में आके रहने लगे। जीवन अच्छे से ही कट रहा था। फिर कुछ दिन निकल जाते हैं। घर बेच के जो पैसे मिले थे अब वो भी खत्म हो गए। फिर से उन्हें खाने के लाले पड़ गए। अब हम क्या करेंगे सासू माँ? हमारी किस्मत ही फूटी है। घर बेचने के पैसे भी खत्म हो गए। अब हमें कुछ काम करना ही पड़ेगा। क्या कहती हैं आप? हाँ, कुछ काम तो करना होगा, लेकिन अकेली औरत सोच के लोग हमारे बारे में बहुत उल्टा पुल्टा सोचते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। ये सब बर्दाश्त करना होगा और गलत काम नहीं करना है। कुछ अच्छा काम मिले तो हम वो कर सकते हैं। सासू माँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। पास में ही एक आम का खेत है ना, और उसके पास ही रेलवे स्टेशन भी है। उन कच्चे आम को रेलवे स्टेशन में ले जाके हम बेच सकते हैं। उससे हमें अच्छा फायदा भी मिलेगा सासू माँ, और उन पैसों से हमारा परिवार भी अच्छा चलेगा। विचार तो अच्छा है, पर उस खेत का मालिक रंगा है, क्या वो मानेगा? मैं उन्हें राजी करवा लूंगी माँ। फिर जैसे अनामिका ने कहा था, वो आम लेने के लिए रंगा को मना लेती है। फिर अनामिका और शारदा उन आमों को तोड़ के रेलवे स्टेशन ले जाते थे उन्हें वहाँ बेचने के लिए। क्योंकि कटे हुए आम के ऊपर वो नमक और मिर्च पाउडर डालते थे, इसीलिए लोग आके वो खरीदते भी थे। इस तरह शारदा और अनामिका बहुत अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। बेटा अनामिका, ये व्यापार तो बहुत अच्छा है, इससे हमारी अच्छी जिंदगी कटेगी। मैंने सब बंदोबस्त कर लिया इस व्यापार के लिए सासू माँ। कल से हम इस व्यापार को और भी अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह सोचने के बाद अनामिका और सासू माँ मिलके वो कच्चे आम बेचती है, साथ ही साथ उन आमों का अचार बना के भी बेचने लगती है। इस तरह से धीरे धीरे उन्हें बहुत फायदा होने लगता है। बाद में वो दोनों अपने लिए एक अच्छा घर खरीद लेते हैं, साथ ही साथ जरूरत की चीजें भी खरीद लेते हैं। नंदिनी को अच्छे स्कूल में भेज के वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो अपने व्यापार में बहुत अच्छा मुनाफा कमाने लगते हैं। इसीलिए सास बहू मिलके गरीबों की भी मदद करने लगते हैं।